14% मुसलमानों को टाइट करके समझे 86% हिंदुओं को जिस तरह से वो लूट रहेंगे, मैं वही चाह रहा हूँ जिसका नाम मुसलमान है। आप ये बताइए कि मुसलमानों की दिक्कत क्या है? भाजपा ने कितने इनको बनाया? अरे मेरी बात बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। इतना बड़ा गौशाले का घोटाला ही करते हैं। कौन? योगी जी जितने गौशाले चल रहे हैं, कितनी गाय मर रही हैं। क्या नाम है आपका? सरफराज सिद्दीकी एडवोकेट। सरफराज जी, योगी जी, सरफराज जी बोल रहे हैं कि आप गौशाला का घोटाला करते हैं। आपके लोग जिन हाँ, योगी जी बोले हैं अभी। भाजपा में वो मशीन है, बस जाइए आप साहब होके चले आइए। बताइए योगी जी, इसका भी जवाब दीजिए। इसको मुद्दा क्यों बनाया जाता मदरसे को? महिला पहलवानों के साथ दुष्कर्म करने वाला मंत्री, उसके घर में क्यों नहीं बुलडोजर चला? आपके क्या बच्चे हैं? नहीं, क्या ये उचित है? भाजपा ने ब्रजभूषण के लड़के को चलिए आपको पक्का वाला बंद करते हैं। बाय। Brought to you by Candid Dusting Powder. Candid Dusting Powder रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। बहुत बड़ा मुद्दा है क्या 5 किलो अनाज देना बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी रोटी छीन गई तो 5 किलो मिलता क्या? अगर आप ये कह रहे हैं, सर नाम भूल गया मैं आपका। यूसुफ मंसूरी। यूसुफ जी बताइए, अगर आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की नीतियां जो हैं मुस्लिम विरोधी हैं, ठीक है, और आप ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मोदी सरकार की या प्रदेश सरकार की वो कौन सी नीतियां हैं जो मुस्लिम विरोधी हैं? क्या कहना चाहेंगे? क्या संविधान हमको मेरे पर्सनल लॉ का इजाज़त नहीं देता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ की इजाज़त नहीं देता है? क्या हर व्यक्ति अपने धर्म, अपनी जात, अपनी उसके बुनियाद पे, आस्था की बुनियाद पे जीवन नहीं यापन कर सकता? क्या ये हमको संविधान हमको देता नहीं है क्या हिस्से की? वो उसके बाद जो है आपने जिस तरह से मुसलमानों पे हमला किया, चाहे वो पर्दे की बात हो, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे हिजाब का मामला हो, जिस तरह के आपने हमला किया, क्या ये शोभा देता है सरकार को? क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ? क्या हमारे बाप दादाओं ने इस देश को आज़ाद कराने में अपना खून नहीं दिया था? हमारे साथ ये 2 नंबर शहरी का जो बर्ताव किया जाता है, ये कौन सी योजना के तहत हैगा? ये किस उसके तहत हैगा? वैसे मैं अपना परिचय पहले दे दूं। वो वैसे आप हमारे हुलिये से पहचान गए होंगे, और नहीं पहचान गए होंगे तो मोदी जी से पूछ लीजिएगा, वो हमें पहचानते हैं। मोदी जी से पूछ लेंगे, आपके हुलिये से वो हमें पहचानते हैंगे। सौरभ द्विवेदी भी पहचानते हैंगे। मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम चारा हैगा। मैं वो चाह रहा हूँ जो मोदी जी लगा के कटिया में बहुसंख्यक का शिकार करते हैंगे, बहुसंख्यक समुदाय का शिकार करते हैं। 14% मुसलमानों को टाइट करके समझे 86% हिंदुओं को जिस तरह से वो लूट रहेंगे, मैं वही चाह रहा हूँ जिसका नाम मुसलमान है, जिसके नाम पे वो चुनाव लड़ते हैं, जिसके नाम पे उनकी पूरी राजनीति जिसके इर्द गिर्द घूमती है, मैं वही चाह रहा हूँ। देखिए, देश में अगर आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आपको चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, देश के मुस्लिम समुदाय को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं, तो देश का मुस्लिम समुदाय अपनी लीडरशिप को, मुस्लिम समुदाय की जो लीडरशिप है, जो 2-3 नाम छोड़ दो तो उसके अलावा कहीं दिखाई नहीं देती है, तो देश के मुस्लिम समुदाय में से अपनी लीडरशिप क्यों नहीं उभर रही है? क्या लगता है आपको? देश के मुसलमानों ने अपनी लीडरशिप को तो 1947 में ही नकार दिया था। मुस्लिम लीग को तो उसी वक्त नकार दिया था। जिना के साथ मुसलमान थोड़ी गया था हिंदुस्तान का, जिना के साथ नहीं गया था। उसने अपना लीडर जो है जवाहरलाल नेहरू को माना था, उसने अपना लीडर गांधी को माना था, उसने को जिना को नहीं माना था लीडर अपना। हमने तो उसी दिन नकार दिया था। हम यहाँ राजनीति जो हमें संविधान हक देता है, हम उसी के तहत करते हैं। जो आइन हमें हक देता है हम उसी की तहत करते हैं। हमने कभी अपनी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। तो क्या आपको लगता है सर कि लंबे समय तक देश के मुसलमानों ने चारा बनना के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं हैगा। मतलब अगर आप चारे बनने की बात कर रहे हैं सर, तो मैं यहाँ पे एक सख्त सवाल पूछूंगा आपसे। क्या देश के मुसलमानों ने जब चारा बनने की बात की कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें चारा बना रही है, तो क्या दूसरी पार्टियां जो कथित तौर पर यह दावा करती हैं कि वो धर्मनिरपेक्ष राजनीति करती हैं, वो किसी धर्म से बंध के, किसी जात से बंध के राजनीति नहीं कर रही हैं, तो क्या वो पार्टियों ने आपको चारे के साथ इस्तेमाल नहीं किया? क्या हमारे साथ धोखा किया? हमारे साथ धोखा किया। देखिए, हमारी क्या बैर है? क्यों मुसलमान क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता? अब क्यों नहीं देता आएगा? क्या बैर रहेगा? वो भी राजनीतिक दल है, बैर यही है। आपके सामने है। वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। देश में कितने टिकट दिएंगे भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को? कितने लोगों को नुमाइंदगी दी जाएगी?
कितने लोगों को नौकरियां दी जाएंगी मुसलमानों को? कहाँ पे दिया? कुछ दिया हैगा? आप कह रहे हो सबका साथ सबका विकास, तो हमारी आबादी के तनासुब से ठीक हैगा। अगर हमारे साथ जो तथाकथित जो है सेकुलर पार्टियों ने अगर धोखा किया, तो आपने भी कौन सी ईमानदारी बरती? आप तो उनसे ज्यादा आएंगे, आप तो हमारे साथ उनसे भी ज्यादा कर रहे हैं। उन्होंने तो हमको जो हैगा प्यार से लूटा हैगा, आपने तो दुश्मन बना के लूटा हैगा हमको, और लूट रहेंगे। इसीलिए मुसलमान खामोश हो गया। हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा हैगा मुसलमानों के साथ, किसी से छुपा नहीं हैगा। ना आज हमारी मस्जिदें महफूज है, ना हमारे मदरसे महफूज है, ना हमारी दाढ़ियाँ महफूज है, ना हमारी टोपियाँ महफूज है। नहीं, अगर हाँ, जब आप बोल रहे हैं कि मस्जिदें नहीं महफूज हैं, मदरसे नहीं महफूज हैं, तो आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? 700 साल पुराना अभी मदरसा और एक मस्जिद दिल्ली में ढा दी गई, 700 साल पुरानी एक ऐतिहासिक चीज थी। लेकिन इस देश में कानून तो है ना सर, कानून ने अधिकारियों को लपेट तो दिया ना। क्या कानून ने उन अधिकारियों को लपेट तो दिया ना जो गए थे बिना किसी नोटिस के, वो नमाज घर और वो मदरसा तोड़ के चले आए थे। जैसे लपेट तो दिया ना उनको। क्या 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 भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुनः निर्माण का वहाँ आदेश कर दिया है? क्या वो मस्जिद पुनः बनाएंगे, वहाँ मदरसा पुनः बनाएंगे वहाँ पे? जी साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम। आलम जी बताइए आलम जी, क्या कह रहे थे आप? नहीं, वो हिंदुत्ववादी पार्टी है, वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये पार्टी जो जितना प्रेशर कर रही मुसलमानों के ऊपर, तो वो मुसलमानों का तो ग्राफ कहीं ना कहीं ग्रो ही हो रहा है ना। वो जैसे पहले चल रहे थे बस नाली में बहे जा रहे थे, तो अब आज वो अपने आप को कहीं मजबूत कर रहा है, अपने पेपर्स मजबूत करने की बात कर रहा है, जैसे एनआरसी वो लाने की बात कर रहे हैं। चलिए एक बार सिस्टम आ जाएगा तो कहीं ना कहीं सेट हो के आ जाएंगे, तो रोज रोज का डर तो खत्म हो जाएगा ना। जो रोज डर है कि देश से निकाले जाएंगे, देश से निकाले जाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि सीए एनआरसी के बाद एनआरसी ऐसी व्यवस्था आई है, अगर वो लागू हो जाती है सही से, तो मुसलमानों पर लंबे समय से जो तमगा लगता रहा है देश के नागरिक होने या ना होने पे, देश के मुसलमान जो फंसे हुए हैं, कम से कम उस पर विराम लग जाएगा, परमानेंट एक सेटलमेंट होगा। और दूसरी बात ये है कि जैसे जो हम लोग के एरिया में योगी जी के आने के बाद से थोड़ा साफ सुथरा चीज़ें, माहौल, एनवायरनमेंट, जो पहले गुंडागर्दी है वो बहुत कम हो गया, ना के बराबर हो गया, नहीं है बिल्कुल। तो लोकल एनवायरनमेंट, जो आम जनता जो है वो बिल्कुल निडर निष्पक्ष, कभी भी कहीं भी आ रही है जा रही है, बिल्कुल फेयर है, ना किसी गुंडे का डर है, कोई आके डराता नहीं, भैया बाबू करके बात करता है। वो चीज़ें तो आई हैं ना। अगर अभी कल को सरकार जो भी, मतलब नाम किसी का नहीं लेंगे, जो यूपी में जैसे चलती थी, तो वो अभी मान लिए गुंडे हैं, सरकार वाइज सभी के गुंडे होते हैं, हम नहीं जानते, लेकिन अपने मुस्लिम क्षेत्र की सरकार में कोई लीडर ही नहीं है तो मुस्लिम गुंडे ही नहीं है, बात खत्म हो गई। तो अपना माहौल तो वेरी गुड चल रहा है ना। हम लोग तो फेयर फ्री है ना। और साहब बता रहे हैं, साहब का इल्ज़ाम है ये सरकार पे कि उन्होंने मुसलमानों के लिए एक भय का माहौल क्रिएट कर दिया। ये आप कह रहे हैं, इस बात से नकार तो नहीं रहे? ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए भय का माहौल क्रिएट किया गया है। इनके शब्दों के मुताबिक मंदिर, मस्जिद, हमारी दाढ़ी, हमारी टोपी खतरे में है। मैं इनको कोट कर रहा हूँ। नहीं, कुछ चीज़ें हुई हैं, लेकिन उसमें क्या है कि जैसे कुछ अपना बेचने के लिए अपना प्रचार किया जाता है, जैसे अब हिंदुत्ववादी सरकार, तो मैं पहले ही कह के आया हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। अब लोगों को लग रहा है कि बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, अपने बच्चों को कंपटीशन में लाना पड़ेगा। कोई भी नौकरी है, बराबर से लोग कंपटीशन कर रहे हैं। कोई वो नहीं है कि हिंदू है मिलेगी, मुसलमान है नहीं मिलेगी। जो भी कॉम्पीट करके आएगा उसको मिलेगी, एलिजिबिलिटी है तो बिल्कुल मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। पहली बात तो नौकरी जनरेट होगी तो ही कंपटीशन होगा, तभी नौकरी की बात होगी परसेंटेज वाइज। तो मोदी सरकार के काम धाम को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है मुसलमानों के लिए 10 साल और आनी चाहिए मोदी सरकार। तो जो मुसलमानों का ग्राफ जो पिछली सरकारों ने अपने हिसाब से यूटिलाइज कर करके उनको बिल्कुल कूड़ा कबाड़ बना दिया, तो वो सुधर के आ जाएगी। अच्छा, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल होगा, क्योंकि जब दिख रहा है कि हम दबाए जा रहे हैं तो वो बिल्कुल कहीं रिवर्स एक्शन भी तो होता है ना। पढ़ के हर जगह लड़ने का जवाब नहीं होता है ना। हर जगह किसी चीज़ का जवाब लड़ के देना ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं पढ़ लिख के, क्योंकि आप भी जानते हैं मीडिया पावर के बाद मीडिया पावर भी जो है कहीं ना कहीं कलम की ताकत से ही चलती है। और जब हमारे पास कलम की ताकत और हमारे पेपर्स की ताकत होगी तो फिर बात ही सेकेंडरी ऑप्शन में क्यों जी रहे हो भाई? आप सेकंड अपने आप को नागरिक क्यों मान के चल रहे हो? आप फर्स्ट ओपिनियन में आओ ना भाई। जैसे हर आदमी, जैसे
आप एक बात बताइए ना, मुस्लिम नेता हमारे वहाँ बदल जाता है। अभी हमारे वहाँ सलीम अहमद ज्वाइन कर लिए, मुसलमान नहीं थे। पब्लिक क्यों नहीं ज्वाइन कर रही है? पब्लिक क्यों नहीं ज्वाइन कर रही? नेता का कोई फायदा, उसके ऊपर गर्दन दबा गई, वो ज्वाइन कर रहा है। पब्लिक को ज्वाइन करने के लिए सब डरा रहे, नहीं नहीं भाजपा भाजपा भाजपा। क्यों भाजपा? भाजपा क्या है? आज हर आदमी चाहता है कि अगर हमेशा सम्मान जोड़ा जाए, 50% लोग चाहते हैं कि भैया हम भी जुड़ जाएंगे, क्या दिक्कत है? अब वो कुछ चीज़ें हैं, कुछ गंदगी उसमें फंसी हुई हैं कि बिल्कुल एंटी मुस्लिम बातें कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो देखिए, हमारे घर में भी कहीं कुछ विवाद है, आपके घर में भी विवाद है, तो वो विवाद चलते रहेंगे। आपका अपना पर्सनल प्रॉफिट है तो आप अपनी बात देखिए, हमें क्या लेना देना देश में क्या हो रहा है। हमारा पर्सनल प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, हमारे घर लाइटें आ रही हैं उसको परमानेंट सुना जा रहा है, हमारे घर गैस कनेक्शन की कोई समस्या, और मतलब जो भी पब्लिक अवेयरनेस वाली चीज़ है वो तो हमारे लिए सुनी जा रही है ना परमानेंट। देश तो 100% लोगों के लिए जा रहे हैं। नहीं, आपने कहा ना कि हमें क्या मतलब कि देश में क्या हो रहा है, हमको तो हमें अपनी सुविधाएं देखनी है ना, तो हमको सिर्फ अपनी नहीं पूरे देश की देखनी है ना। ठीक है, देश की भी देखनी है, अपनी भी देखनी है। वही आप चीज़ है। बताइए, देश आपने कहा देश गर्त में जा रहा है। हाँ, देश कहाँ कैसे गर्त में जा रहा है दोस्त? क्यों? देखिए गरीबी में कितने पहुंच गया नीचे। कहाँ पहुंच गया नीचे? अब बताओ ना। आपके पास डेटा होगा, हम लोग तो नहीं सिर्फ डेटा देखते हैं। चलो मान के चलो, हाँ, आ रहा हूँ। आप ये मान के चलो कि मेरे पास मुझे कुछ नहीं पता है, मैं एकदम खाली स्लेट की तरह आया हूँ। तुम्हारे हाथ में खड़िया है, तुम्हारे हाथ में डस्टर है, चाक है, रंग डालो स्लेट को मेरे। अब बताओ, तुम जानकारी दो हमको। तुम नहीं जानकारी हमको इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन भाई देखो जितना भी देखते हैं उसमें देख रहे हैं कि ये जो देश है गरीबी में बहुत नीचे जा रहा है, बेरोजगारी में बिल्कुल नंबर 1 पे आ गया है, रोजगार है ही नहीं किसी के पास हैं। हमारी आय घटी है, जीएसटी ने छोटे दुकानदार को खत्म कर दिया है। हमारे वहाँ जो छोटा कपड़े का व्यापारी था, आज वो रिक्शा चला रहा है, ई रिक्शा चला रहा है, फल का ठेला लगा रहा है। वो ठेला लगाए वहाँ छोटा बच्चा तरबूज का ठेला लगाया, जो उसकी उम्र पढ़ने की है। इतनी महंगाई। सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई होती होगी ना सर? वो पहले नहीं, एक सेकंड पर्सनली जानते कि ये बात नहीं है। छोटे बच्चों की बात, एक सेकंड सुनिए। धर्म वरम किनारे करिए, जो भी धर्म सुनिए, धर्म जात सब कुछ किनारे करिए। जब भी कोई छोटा बच्चा मजदूरी कर रहा है ना, तो उसके साथ समाज की जिम्मेदारी जो है, उसके माँ बाप की भी जिम्मेदारी होती है, घर वालों की भी जिम्मेदारी होती है। देश में कम से कम इतनी व्यवस्था है हर राज्य में कि सरकारी स्कूल में फ्री पढ़ाई हो रही है, फ्री बस्ता, फ्री कपड़ा और फ्री किताबें मिल रही हैं। कम से कम बच्चों अभी आप जाएंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि बच्चों को ना हथियार नहीं बनाइए, बच्चों में बहुत सारे समझने की जरूरत है। भाई छोटी सी बात है, आपने कहा सब कुछ फ्री मिल रहा है, ठीक है। पहली बात तो स्कूल ही बता दीजिए हमारे इलाके में कौन से हैं। जो थे वही खत्म हो गए, जो थे वो भी खत्म हो गए। हमारे वहाँ एक स्कूल किसी ने प्राइमरी स्कूल खुलवाया हो तो बता दे। हमारी इतनी बड़ी आबादी है कि मुस्लिमों की, एक प्राइमरी स्कूल को खिला दी। काफी किताब तो दूर की बात है कि आप कह रहे सरकारी फ्री मिल रही है, जब स्कूल ही नहीं है तो मिल क्या रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ ये पूरे इलाका जो हैगा, ये रेड पेन से जो हैगा निशान लगा दिया जाता हैगा। ये अति संवेदनशील निगेटिव एरिया है। अगर हम लोन लेने जा रहे हैं तो निगेटिव मार्किंग है, लेकिन जबकि हम लोग ज्यादा प्रीपे कर रहे हैं लोन्स को। निगेटिव एरिया है, मतलब निगेटिव एरिया है। अगर बैंक में आप जाते हैं, समझाइए क्या होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी भैया ने कहा हमें नहीं दिया जाता लोन, यहाँ बैंक में लोन अगर लेने हमें नहीं दिया जाता है सरकार के पास, तो बोलते हैं ये निगेटिव एरिया है। क्यों है? हमें बेईमानी करी है किसी की क्या? हमने किसी के 10 रुपए मारे, जिन्होंने हजारों मार दिए उनको मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं टोपी वाला हूँ ना। तो हमारा 1/10 का भी नहीं मामला है ना। मैं जो पहचाना जाता हूँ ना कपड़ों से, मोदी जी बता रहे हैं पहचान लो, वो सब पहचानते हैं हमें, हम जहाँ भी जाते हैं। और क्या ये निगेटिव एरिया आएगा। और कारण ये है कि देखिए शब्द हैगा अति संवेदनशील क्षेत्र। ठीक है, मैं समझ गया। भी त्योहार होता है तो वो उसके लिए। हाँ, और हमारे क्षेत्र के जो थाने हैं, बेकनगंज थाना, अनवरगंज थाना, चमनगंज थाना, ये नील है अपराध में, लेकिन ये अति संवेदनशील क्षेत्र है। और जहाँ हजारों अपराध डेली होते हैं जिन थानों के अंदर, वो शांति प्रिय इलाके हैं सब। जहाँ रोज हत्याएं होती हैं, कि रोज डकैती पड़ती, रोज चैन स्केचिंग होती है, वो सब शांति प्रिय लोग। यहाँ जो है ये अति संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ एक विशेष समुदाय रहता है जो पहचाना जाता है कपड़ों से। हम लेकिन मंजूरी भाई ये जो निगेटिव एरिया है वो तो कांग्रेस के टाइम से भी है ना।
तो हम लोग तो बात यहाँ पार्टी वाइज कर रहे हैं ना। यही तो कह रहे हैं, उनके जमाने में, इनके जमाने में इन्होंने हमसे पूछा था कि प्रोग्रेस। एक बात बताइए, निगेटिव है कांग्रेस के जमाने से है या नहीं है, वो भी मेरी बात नहीं है। चलिए अब हमको ये बताइए कि आप इसी वार्ड के पार्षद रहे हैं? बगल के रहे हैं ना, मतलब ठीक है, पार्षद रहे हैं। क्या आपने सर कभी भी, मैं बतौर पार्षद और बतौर नागरिक आपकी जिम्मेदारी पे सवाल उठा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, क्या आपने कभी भी एक सादे कागज पे अपनी लेटर हेड पे कभी भी ये शिकायत की कि इसको निगेटिव एरिया की तरफ मार्क किया गया है, इस पे क्या कार्रवाई की जाए? आपने मेयर से बात की? सर क्या इस पे क्या तक को लिखा, जिसकी देन है हमारे यहाँ एटीएम नहीं थे, एटीएम आए वो हम ही ने लिखा पढ़ी करी थी। नेगेटिव एरिया वाली बात बताइए। जो एटीएम हमारे वहाँ 2-4 लगे, ये हमारी लिखा पढ़ी पे लगे थे। हमारे इलाकों में यही निगेटिव एरिया आएगा, हमारे वहाँ यही निगेटिव एरिया आएगा। हमें कोई भी योजना का लाभ नहीं मिलता है, किसी तरह का जो है हम पे भरोसा नहीं किया जाता है। शिक्षा में हमको पिछड़ गया है कि हम अपनी दम पे अपनी मेहनत से करते हैं, सरकार का कोई योगदान नहीं है। हमने आपको बताया हमारे वहाँ एक क्या नाम है, हीरामनपुर गर्ल्स इंटर कॉलेज था, 2000 बच्चियाँ पढ़ती थी, मैं पार्षद था, 1896 बच्चियाँ पढ़ती थी। आज वो दम तोड़ दी। ये जुबली हमारे वहाँ दम तोड़ दी थी, ये पीछे था, दम तोड़ दी से किसी एक को भी नहीं होता। अच्छा ठीक है, कांग्रेस के ज़माने से हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में है। क्या किया उसने क्या कर दिया? उसने नई कौन सी योजना बना दी? सिर्फ हवा में बातें कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक नंबर की झूठ बोलती है, प्रचार करती है कि हमने ये किया। किया क्या है वो बताए हमें, ये कोई नहीं बताता। तो सबसे ज्यादा ठगा है मुसलमानों, सॉरी कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी जो मान लीजिए जब से आ रही थी 70 साल से, मैं जहाँ पढ़े थे जमीन में। अच्छा अच्छा, इनके इल्जाम बतौर नागरिक है, न कि बतौर मुसलमान नागरिक। मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी 10 साल से यहाँ हुकूमत कर रही है, उसने किया क्या है ये बताया हमें। जितना भी इस देश के अंदर जो भी अभी तक जो भी चीजें हैं वो किस जमाने की दी हुई है? कांग्रेस के दौर की दी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? मोदी जी तो सिर्फ जो है झूठ बोलते हैं, कहते हैं हम रोज एक यूनिवर्सिटी बनाते हैं, हमने इतने एम्स बना दिए। कहाँ बना एम्स बताएं हमें। योजनाएं उनकी निकलती हैं अखबारों में, योजनाएं निकलती हैं टीवी पर, लेकिन वो योजनाएं हैं कहाँ? वो योजनाएं दिखाएं। श्रेय लेना चाहती है बीजेपी। अब यही कानपुर के अंदर मेट्रो बन रही है, सपोज कीजिए कि सामने है मेट्रो बन रही है। मेट्रो का प्रस्ताव किसने रखा? पैसा किसने दिया है? अखिलेश यादव ने दिया। श्रेय कौन ले रहा है? सरकार कह रही हमने किया। उसने क्या किया वो बताया हमें। योजना तो दिखा देती है हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। ये तो हर सरकार में फिर होता रहेगा ना, हमेशा होता रहेगा। एक सरकार आएगी। एक बात ये कहेंगे, टॉप रेवेन्यू देने वाला सिटी है, शायद आपको डेटा पे पता होगा, टॉप रेवेन्यू यूपी में देने वाला सिटी है कानपुर। और जितनी भी सरकारें आ रही हूँ, चाहे मायावती जी आई हों, चाहे अखिलेश जी आए हों, चाहे अब योगी जी आए हों, सबका फोकस लखनऊ पे है। तो जो पूत पालता है मतलब घर को, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो मैं सरकारों से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा कानपुर पे स्पेशल फोकस करें। अब हमको ये बताइए, हाँ, आप चूंकि इस पूरी भीड़ में जो भी लोग, जितने भी लोग खड़े हैं, उसमें मैं अगर एकदम सीधे सीधे ब्लैक एंड व्हाइट बोलूँ, ग्रे नहीं बोलूँगा, ठीक है, सीधे ब्लैक एंड व्हाइट बोलूँ, तो ये बीजेपी के समर्थक दिखाई दे रहे हैं, बाकी लोग समर्थक नहीं दिखाई दे रहे। नहीं, हम मौके और माहौल के हिसाब से बात कर रहे हैं कि हमें देखिए कहीं इंडिविजुअल, मैं ये चाहता हूँ, मुझे पार्टी से मतलब नहीं, हमारे घर में पर्सनल मेरा फायदा हो रहा, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। आप नीतियों के समर्थक है। चलिए, नीतियों के समर्थक, वो एंटी नीति हमारे लिए फायदेमंद है। वो 100% के लिए लाए थे कि 80 को फायदा होगा, 20 को नुकसान होगा, लेकिन उस 20 में 19 को फायदा हो रहा है, 81 को नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब इन्होंने जैसे कहा कि ये सरकार मुस्लिम विरोधी इसलिए भी है। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं, मैं आप बोलिएगा एक मिनट। बताइए। ईद की नमाज हुई हमारे लिए, ठीक है, जिनसे हम मिलने को तरसते हैं, कमिश्नर साहब, DIG, SSP साहब, वो हमारे लिए वहाँ चौराहे पे खड़े थे, कह रहे थे भैया आइए अंदर नमाज पढ़ लीजिए। और हमें नमाज पढ़ने के लिए अंदर राइट्स है, ना कि रोड पे पढ़ने के लिए। अगर अभी हम यही मौलाना साहब जैसे खड़े हुए हैं, इनसे कहते 2 बार नमाज पढ़ा दो, तो वो कोई एग्री नहीं था, नहीं ये धर्म के खिलाफ है, ये है वो है, बवाल हो जाता था। अभी जब ऊपर से थोड़ा सा डंडा चला तो सारी एक्टिविटी वो सही हो गई, सब सिस्टम में आ गया और नमाज पढ़ने लगे। मौलाना साहब कुछ ऐसा है क्या? नहीं ऐसा कतई नहीं है। देखिए ऐसा है, हमारी कभी नहीं हुई नमाज। अब हमारे घर के सामने बदबू में पढ़ते थे। हम योगी जी का इसमें बहुत धन्यवाद करेंगे, हमको जो एकदम ईदगाह के अंदर उन्होंने हमें नमाज पढ़ाई। आप अपने घर में शादी करते 500 का वेटर गिन के लगाते हैं,
ठीक है कि 10 लगाएंगे तो 500 वेटर हो जाएंगे, 5,000 का खर्चा आ जाएगा। हमारी ईद की नमाज में हज़ारों लोग लगे हुए थे हमारे, मतलब उनको वो हमारे सीनियर कितना पढ़ लिख के लिए, मैनेजमेंट के लिए, मतलब जो IAS PCS लेवल के जो हमको जिनको मतलब अगर मिलना हो तो हमें टाइम लेना पड़ता है। वो आइए हमारे लिए खड़े। मौलाना साहब का जवाब सुन लेते हैं, कुछ इनको कहना है इस पे। बताइए सर, इस मामले ये बोल रहे हैं कि कूड़ा घर के सामने नमाज पढ़ाई जाती थी। इस मामले में हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अगर ये कहा कि आप नमाज पढ़िए तो अपनी हद के अंदर पढ़िए, इसका हमें कोई विरोध नहीं। विरोध इस बात का है कि आप दो नजर से देखते हैं। हमारा कार्यक्रम हो रहा है, एक सेकंड, हमारा जो कार्यक्रम हो रहा है भाई हमें अपना नहीं जाती तो बाहर बिछा के बैठ जाती थी। पब्लिक अंदर जाती नहीं थी, बाहर ही बिछा के बैठ जाती थी। नहीं, अंदर भीड़ रहती थी, पर अंदर खाली भी रहता था, अंदर खाली रहता था और अंदर जाते नहीं थे, ये कह रहे हैं। जाते नहीं और आप बताइए दूसरी नजर क्या है इसमें? हमारा ये कहना है कि जैसे हमने ये काम जो किया है इन्होंने, लड़ाई नहीं। अरे माइक लड़ाई नहीं, तुम्हारे दोस्त। देखिए ये बहुत अच्छा काम है कि इन्होंने ये एक हद जारी की कि आप जो है नमाज अपने अंदर पढ़िए। ठीक है, अच्छी बात है, रोड ब्लॉक नहीं होगा, लेकिन कुछ मौके ऐसे होते हैं जिसमें भीड़ बेशुमार होती है। देखो लड़ाई करना है, नहीं बताओ तो इधर लगवा दे कुछ मामला, गद्दा लगवा दे। बात यही है भाई, पब्लिक अंदर जाती नहीं। तो भैया बात सुनो ना, बात सुनो। हाँ इतने वॉलंटियर लगे थे जो अंदर करते हैं, जो अरे सुनो। नहीं, हम ये कह रहे हैं कुछ मौके ऐसे भी आते हैं जिसमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और अगर वो खुदा न खासा जगह अंदर भर गई और वो बाहर पढ़ना चाहती है तो वहाँ पर मोदी जी को या गवर्नमेंट को, किसी की भी गवर्नमेंट को, क्या उनको इतनी सख्ती करना चाहिए धर्म के मामले में? क्या टांगों से मारे, लातों से मारे, डंडों से मारे? अगर वो पूजा कर रहा है, वीडियो वायरल हुआ, वो बोल रहे हैं वैसे भी। और जब दूसरे समुदाय का कोई मामला होता है तो फिर आप उस पर नहीं देखते हैं, उस पर तो आप पक्षपात करते हैं। बिल्कुल उनकी रास्ता क्लियर करते हैं, इधर बैरिकेडिंग लगाते हैं, इधर बैरिकेडिंग लगाते हैं। उनके जो है डीजे बज रहे हैं, बहुत जबरदस्त बज रहे हैं, आप नहीं बोलते हैं। ये दो नजरी नहीं अच्छी है। हम कानून का पालन करना जानते हैं और कानून के दायरे में रहकर, लेकिन कानून एक नज़र से होना चाहिए। हमने अगर डीजे बजाया तो हमारे पास पुलिस वाले आ गए, बंद करो। और उनकी कोई यात्रा निकल रही है या कोई और कार्यक्रम हो रहा है, उनका डीजे बज रहा है फुल स्पीड में। कानपुर नगर की पुलिस या क्षेत्रीय पुलिस क्या कर रही है? कान में तेल डाले बैठी है। ये है सच्चाई कि नहीं है? बताइए साहब। भैया देखिए, पहले बात शुरू हुई थी तो ये कहा गया था हिंदुत्ववादी सरकार, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन हमें अपना जैसे होता है ना, आप सारी बातें इस बात को मानते हुए कह रहे हैं। हाँ हिंदुत्ववादी सरकार है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा एडवांटेज क्या है, हमें अपनी चीजें कहाँ। अगर हमारे घर के बगल में पड़ोस का लड़का नंगा घूम रहा है तो हम अपने लड़के को भी नंगा घुमाएंगे। अरे वो हमारा कहने का मतलब उनको कुछ भी, हमारे लिए देखिए कितनी बढ़िया सिस्टम हुआ। इससे पहले क्या हो सकता था, हमारा सिर्फ ये कहना है। क्या कोई दो नमाज के लिए एग्री था? इससे पहले बहुत बार बात हुई होगी, कभी ऐसा नहीं हुआ कहीं आएगा। नहीं, आपका राइट नहीं है। देखिए इसमें बात समझिए, जो कमेटी होती है वो उसकी बात है। मैंने उच्च शिक्षा को लेके भी कुछ प्लान बनाए थे यहाँ के, मतलब शहर गाजी के पास भी मैं गया था अप्रूवल लेके, तो उन्होंने कहा नहीं इस पे बात मत करिए, इस पे कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या कारण दिया उन्होंने? मतलब ऐसा था कि अब वो उसको ब्रीफ करने में बहुत टाइम लगेगा, तो मतलब हमारे पास अप्रूवल था कि मतलब स्पेस में जो बच्चे आज जो कहा जा रहा है स्कूल्स नहीं है, तो प्राइवेट लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए। शिक्षा हमारा सबसे, सबको आप पढ़ा सकते थे। हाँ, छोटे स्पेसेस पे पढ़ा सकते हैं। जैसे मदरसा, उसका आप मीनिंग देखेंगे तो उसको स्कूल ही कहा जाता है, लेकिन उसको मदरसे को लिमिटेड कर दिया गया कि बस सिर्फ अरबी पढ़ाना है एक चीज़ को। अब वो साल में 10 लाख 20 लाख जो मौलाना या कारी या हाफिज बन के तैयार हो रहे हो, उनका कहीं प्लेसमेंट का तो अरेंजमेंट आप कर नहीं रहे हो, तो वो कहाँ जाएंगे? उनको रोटी नहीं खानी है या ऊपर वाला कहीं से लेके आएगा? ये समझ गया मैं बहुत सारे बच्चों से मिला मुस्लिम बस्तियों में, मुस्लिम कॉलोनीज़ में। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि उनको हाफिज़ बनना है या मौलवियत पढ़नी है, या मदरसे पढ़ने वाले बच्चे भी यही बोलते हैं। मैं सोचता हूँ एक पब्लिक परसेप्शन है कि अगर बहुत सारे बच्चे एक खास धर्मगुरु बनना चाहेंगे, एक किसी भी धर्म का बच्चा हो, वो धर्मगुरु बड़ा होकर बनना चाह रहा और बन भी रहा हो, तो वो कहाँ जाएगा? कितने धर्मगुरुओं की ज़रूरत है हमें? और दूसरी बात, क्या मदरसे में, क्योंकि इस बात से मैं इसलिए भी एग्री नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ दोस्त मदरसे में पढ़े हुए हैं, देश के मदरसों में केवल अरबी और उर्दू नहीं पढ़ाई जाती। मुझे लगता है यूपी के मदरसे, कुछ इलाकों के मदरसे में ऐसा होगा, लेकिन कुछ मदरसे ऐसे भी हैं जहाँ पे मदरसों को छोड़ देंगे तो ज़्यादातर सिर्फ अरबी, उर्दू, अरबी सिर्फ हाफजा, किरात,
नाजरा इस तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं जिसमें मतलब वो हाफिज, कारी, आलिम या उस तरह से बनेंगे। मुझे खिलाफ है। किसने आपको मना किया कि आप अपने बच्चे को स्कूल में ना पढ़ाएं? मना किसने किया? खिलाफ वाली बात नहीं, किसने मना किया? आपने किसने आपसे कहा कि आप अपने बच्चे को मदरसे में ही पढ़ाएं? ये आपसे किसने कहा है? और अरे सरकार की सुविधा अरे नहीं, हमें ये बताओ ना, आपको मदरसे जो चलते हैं, सुनिए, मदरसे हमारी पर्सनल व्यवस्था से चलते हैं। कोई हमें ऐड नहीं लेते, किसी तरह का वो नहीं लेते। जिन्होंने लिया था उनके ऊपर चैला चल भी गया। जब उस वक्त मना किया गया था नहीं माने, जिन्होंने लिया तो चैला चल भी गया। ठीक है, हमारी पर्सनल व्यवस्था है। हमारा एक दीनी फरीज़ा भी है, हमें दीन भी सीखना है। दुनिया के साथ साथ हमें दीन भी सीखना है। नहीं रोकता है हमें इस्लाम कि आप स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। इस्लाम ने कहीं नहीं रोका है। नहीं किसी ने कहा है कि नहीं आपका बच्चा मदरसे में ही पढ़ेगा। मेरा बच्चा स्कूल भी जाता है, मदरसे में भी पढ़ा है, वो कुरान भी पढ़ाएगा, उसने नाजरा भी किया है और वो पढ़ता भी है, वो इंजीनियर भी है, उन्हें बीटेक भी किया है। अब तो ये बना किसने किया है? इसको मुद्दा क्यों बनाया जाता? मदरसे को टारगेट किया जाता। मदरसे को कौन कह रहा है कि तुम भाई किसी गैर मुस्लिम से कह रहा है कि तुम अपने बच्चे को लाके मदरसे में पढ़ाओ? किसने कहा? किसी ने कहा क्या? वो मेरी पर्सनल व्यवस्था। लेकिन इस देश में क्या इतने बड़े परिवार हैं? मुस्लिम समुदाय को ही ले लीजिए, क्या मुस्लिम समुदाय में इतने क्या कहते हैं उसको, अंग्रेजी में या हिंदी में शब्द होता है, संपन्न परिवार हैं जो प्राइवेट स्कूलिंग का खर्चा उठा सके? मदरसा तो एक छोटी सी व्यवस्था हो गई ना, एडहॉक व्यवस्था हो गई। बच्चा जाके दीनी तालीम ले रहा है, वो मुसलमानों के धर्म के लिए किसी भी धर्म की तालीम ले रहा हो, वो अलग व्यवस्था है। मैं बनारस से आता हूँ, बनारस में छोटे छोटे बटुक होते हैं जो धर्म की शिक्षा लेते हैं। ठीक है, क्या दीनी तालीम लेना इसलिए भी तो हो सकता है कि मुमकिन हो क्योंकि मुसलमानों के पास, एक बड़े तबके के पास प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए रिसोर्सेज ना हो। और वो एक सेकंड नहीं एक सेकंड, मैं यहीं पे आ रहा हूँ। और मुसलमानों के वो तबके किसी सरकारी स्कूल का रुख ना करना चाह रहा हूँ बजाय मदरसे के। मतलब मैं यहाँ पे एक ही सिक्के के दो पहलू की बात कर रहा हूँ। ये चित्र बनता है ना दिमाग में? जवाब दें सर। देखिए, एक ऐसा है कि पहली बात तो अगर वो व्यवस्था के उसकी हैसियत नहीं है कि प्राइवेट में पढ़ाने की, तो सरकार ने इसके लिए क्या किया? सरकारी स्कूल खोले होंगे सरकार ने। है यही तो मेरा सवाल है, और क्या मैं कह रहा हूँ। आप जहाँ खड़े हो, वो एक बड़ी वाली भाषा में कहा जाता है ये तो पाकिस्तान है, यहाँ सारे मुस्लिम है, ये टोटल 100% मुस्लिम आबादी है। ठीक है, अब तो बताइए, पहले जो खुले हुए कांग्रेस के जमाने से, अभी नहीं खुले हैं, यही खुला हुआ है स्कूल। ये अलीम कॉलेज है, सरकारी नहीं था, ये एडेड हो चुका है। एफिलिएटेड टू यूपी बोर्ड प्रयागराज, एस्टैब्लिश्ड 1911, हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज। किस क्लास से किस क्लास तक की पढ़ाई होती है? इसको जो भी मैनेजमेंट आता है, इसको बाहर से कपड़े पहना के अंदर से बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। अंदर तो बारात रुकी हुई है साहब। नहीं, इसकी विजय दिखा दे भैया, बारात रुकी अंदर। वो होते हैं यहाँ पे मैरिज में पार्टियां भी चलती हैगी, और ये प्राइवेट लिमिटेड संस्था चलाती है इसको। अब ये इनकी अपनी मुसलमानों की खुद पैदा करने समस्या है। कमेटी के लिए जी, कमेटी के लोग कितनी है यहाँ की? इसकी फीस हमें नहीं मालूम सर, लेकिन कोई तो बताओ। जो सरकारी डिपार्टमेंट इसमें चलता है, सरकार दो एक प्राइवेट सेक्शन है, एक सरकारी है। जो सरकारी वाला है उसमें अभी पिछले 5, 6, 7 साल तक बहुत अच्छी शिक्षा थी। यहाँ की केमिस्ट्री लैब देखने वाली थी, मैं खुद यहाँ का पढ़ा हूँ। फिजिक्स लैब, बायो लैब यहाँ की बहुत मतलब हाई क्लास लैब थी। कितना फीस है सर? फीस जब मैंने पढ़ा था क्लास 6 में 60 रुपए जमा हुई थी साल की, 59 रुपए 20 पैसे। ठीक है सर, मतलब मैं इस बात 59 रुपए 20 पैसे जमा हुई थी। जब मैंने 100 का नोट दिया था तो टीचर फुटकर पैसे नहीं दे पाए थे। देखिए, ये बात इसलिए जरूरी है, यहाँ पे भी कैमरे पे इस वीडियो को देखने वाले तमाम लोग बोल देंगे कि भाई लल्लन टॉप वाला आया, मुसलमानों के बीच में चिल्ला के बीजेपी के बारे में बोल बाल के, सपा के बारे में बोल बाल के चला गया। मुझे उससे एक पैसा नहीं फर्क पड़ता है। नहीं सर, मैं बताऊं, इनकम में लगी हुई इसलिए स्कूल वेरी गुड है, लेकिन मैनेजमेंट अपनी इनकम, मैनेजमेंट जो भी आती है मैनेजमेंट हम चलाएंगे। अगर इनकम नहीं है तो क्यों लड़ लो इनकम चलाने की? ठीक है सर। और मैं बताऊं, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ, जो परिवार मुझे आसानी से किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता था।
लेकिन मैं एकदम सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। कक्षा 12 तक मैंने एकदम राजकीय कॉलेज से पढ़ाई की है। ये उस समय ड्रेस चलता था प्रदेश भर में राजकीय स्कूलों का, आसमानी रंग की पैंट और नहीं आसमानी रंग की पैंट होती थी उस समय, आसमानी रंग की पैंट और सफ़ेद शर्ट हुआ करती थी। हम लोग वो पढ़ने जाते थे और तुक्का फजीहत करके, मार पीट करके, लड़कियों के चक्कर में मार पीट करके आपस में ये सब भी करके आए हम लोग घर। लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़े, घटिया अच्छे जैसे स्टूडेंट रहे, वो अलग कहानी है। स्कूल है सर, अगर इतने बड़े स्कूल होते। मैं भी यही स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर बच्चा आता है पढ़े चाहे ना पढ़े कोई दिक्कत नहीं, चला जाता है, बस्ता पीछे फेंकता है, वो चाहे तो पढ़े, टीचर मना भी नहीं करता है। कुर्सियाँ टूटी हुई है, पंखे लगे हुए हैं, नाम का है, अंदर कुत्ते टहलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। कर दिया मैनेजमेंट ने, बिल्कुल समझ लिए। मैनेजमेंट यहाँ का बोकस है, बिल्कुल मैनेजमेंट ने बिल्कुल खोखला कर दिया, यूं समझिए। सिर्फ पेंट करा के मैनेजमेंट शादी करवा रही है। शादी तो करना जरूरी है यार, शादी करना जरूरी नहीं है। अरे मुद्दा ऐसे ही घूमता है अंकल, मुद्दा होना चाहिए। और कानपुर का मुद्दा है, कानपुर का मुद्दा बताइए। हाँ, कानपुर का एक बड़ा मुद्दा है जो नेताओं से जुड़ा हुआ है। एक मुद्दा नेताओं से जुड़ा, दूसरा मुद्दा जिस चीज पे हमको जवाब नहीं मिला, मौलाना साहब भी हैं, आप भी हैं, इनके इल्जाम थे कि हमारे पर्सनल लॉ के पीछे सरकार पड़ी हुई। इन्होंने ऐसा कहा था सर कि हमारे 3 तलाक को खत्म करना, हमारे पर्सनल लॉ, हमारे अधिकारों को खत्म करना। आप बताइए सर, आप सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं तो क्या 3 तलाक एक की बात बताए, एक बात से मैं इनकी सहमत हूं। खाने में मिर्चा भी डाला जाता है ना, टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए मिर्चा भी डाला जाता है। अगर मिर्चा अकेले खा लेंगे तो मजा नहीं आएगा, लेकिन पूरे खाने में थोड़ा सा डाला जाएगा तो टेस्ट आ जाएगा। तो उसी तरह की डिश इस समय भाजपा चल रही है कि हमारे लिए हम कितना वायदा गवर्नमेंट से ले सकते हैं। मुसलमानों को इस तरह से सोचना चाहिए इसको। अगर अपनी लाइफ को सर्वाइवल करना है, देखिए आपको बैसाखी दे दी कांग्रेस ने, आप बैसाखी से समझ चल रहे हो तो आपको अपने आप को महसूस नहीं हो रहा आप लंगड़े हो गए। अभी भाजपा ने आई, बैसाखी छीन लिया। अब हम सोच रहे हैं कि अब हमें थोड़ा मजबूत होना है। हमको अब यह चीज़ अगर मुसलमान समझ लेगा तो आगे उसका फ्यूचर होगा, वरना वो वहीं बैसाखी लिए चलता रहेगा। ना, उनका अपनी सोच है, ये हमारी सोच तो ये नहीं है। हम कब बोले आपकी सोच है? मैं इसलिए आपकी सोच जानना चाह रहा हूँ। अब मेरी सोच तो ये है कि ये सरकारें जब से आई हैं तो इन्होंने, एक ही मुद्दा है मेरे पास, इन्होंने कुछ नहीं किया है और ये सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, आतंकवाद, पाकिस्तान, बम विस्फोट, राम मंदिर, हिंदुत्व, इन्होंने किया क्या है हमको खाली ये बता दे। मोदी सरकार खुद बता दे, हमने ये योजना तो उतारी है इन्होंने करोड़ों की, लेकिन वो करोड़ों की योजना गई कहाँ? वो कहाँ गई? जमीन पर तो नहीं है ना। वो योजनाएं जमीन पर नहीं है। जमीन पर क्या दिख रहा है? 5 किलो राशन ये दिख रहा है, और जमीन पर क्या से दे रहे हैं? वो अपनी जेब से थोड़ी ना दे रहे हैं, वो तो सरकार की जो टैक्स ले रही है उससे दे रही है। और विरोध नहीं, विरोध क्या जो भाजपा का विरोध कर रहे हैं वो नहीं ले रहे क्या राशन? भाजपा की विरोध की बात नहीं, नीतियों की विरोध की बात है कि इन्होंने जो योजनाएं बनाई, अगर वो योजनाएं पूरी सड़क पर उतरे तो भारत बहुत अच्छा, लेकिन योजनाएं तो दिखती नहीं ना। नाम है योजनाओं का, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। अब देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बात से मैं जरूर इत्तेफाक करता हूँ कि योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुई है। थोड़ा वो अपराध पे अंकुश लगाए, ये इस बात को मैं मानता हूँ। हाँ, अपराध पे अंकुश लगाए। हमारे यहाँ की गुंडाई खत्म हो गई, हमारे यहाँ के माफिया खत्म हो गए। अब जुल्म जास्ती कोई नहीं कर सकता, ये हुआ है। उससे तुम्हारा क्वेश्चन है जी, बोल भाई। सर मेरा नाम मोहम्मद अरशद अंसारी है। आई हैव बीन कम्प्लीटेड 2016 लेदर टेक्नोलॉजी। यहाँ पे सर जो मुसलमान भाई हैं, यहाँ पे पूछ लीजिए किसी को इंटर के बाद किसी को कुछ पता है कि क्या करना है, किसी को कुछ नहीं मालूम होगा इंटर के आगे क्या करना है। इसलिए यहाँ पर रोजगार लाना बहुत ज़रूरी है सर, शिक्षा लाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कोई शिक्षा नहीं है। मुसलमान मेरे जो भाई हैं यहाँ पे, कह रहे हो कि उनको इंटर के बाद क्या करना है ये पता नहीं होता, कुछ नहीं मालूम है सर यहाँ पे लोगों को कि इंटर के बाद आगे क्या परीक्षा, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना। सिर्फ अपने रोजगार में लग जाते हैं, जो भी मतलब कोई भी काम धंधा वो छोटा मोटा बड़ा उसमें लग जाते हैं। क्वालिफिकेशन की कोई सर बात नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे सर कॉलेज नहीं मौजूद। कैसे ठीक होगा ये? सर यहाँ पे कॉलेज नहीं मौजूद है। इंटर कॉलेज भी जो है मेरे यहाँ पे शिक्षा के लिए अवेलेबल सही नहीं है। ये तो लोगों ने सर यहाँ पे जो होना चाहिए, जैसे बीटेक कॉलेज हुए। जी, याद करके आए हो क्या? याद नहीं, एक बार में बोल देना चाह रहा हूँ। बता रहा हूँ सर।
लग रहा रुके नहीं रहे हो भाई। ऐसा है। आप ये कहीं ना यहाँ पे चैनल बहुत अच्छा पत्रकारिता करता है। थैंक यू यार। देखते हैं ना टॉप पे आपको, आपने बहुत थैंक यू यार, थैंक यू देख रहे सर, आपके 12 मिलियन फॉलोवर थे, ईमानदारी से आप पत्रकार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग देखते हैं इसीलिए हम करते हैं। नहीं थैंक यू आप लोग, आप अरे ठीक है बात कर ले। आप लोग देखते हैं इसलिए हम लोग बनाते हैं, और हम लोग को ये बताइए आप लोग मुंह खोल के कि हमारी कमियां कहाँ हैं, वो दूर करेंगे। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं लोगों से प्लीज। हाँ ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि जो गड़बड़ी है पता नहीं होता इंटर के बाद, कैसे ठीक किया जाए उसको? सर उसके लिए यहाँ पे कॉलेजेस बनवाए जाएं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस, जैसे बाहर अपने कॉलेज है, IIT है, ITI है, पॉलिटेक्निक है, ये सब डेवलपमेंट इस क्षेत्र से बाहर एरियो में है, यहाँ पे एक क्षेत्र में नहीं है, इसलिए यहाँ पे बनवाया जाए। कर्तव्य है कोई भी सरकार का, किसी भी देश की सरकार का ये कर्तव्य होता है कि उसको आधारभूत सुविधाएं जो हैं उसकी जनता के लिए वो मिलना चाहिए। इस 10 साल में लोगों को ये एहसास हुआ कि हमारी जो आधारभूत सुविधाएं वो हमें नहीं मिल पाई। हाईटेक होना, मेट्रो रेलवे बन गई, उससे आम जनता का कोई लाभ नहीं। आपने एक्सप्रेस वे बना दिए, उससे जनता का कोई लाभ नहीं। 85% जनता, जी नहीं, मैं जो कह रहा हूँ आप सुनिए। मुसलमानों की बैलगाड़ी से जाएगा क्या इस जमाने में? मोबाइल में 5G का टावर, बैलगाड़ी थोड़े जाएंगे। आज एक्सप्रेस वे बने, हॉस्पिटल बने, एम्स बने, इस 10 साल में जिंदगी को बिल्कुल छोटा वो कर दिया, रफ्तार दे दी है ये एक्सप्रेस वे में। भैया एक बड़ा मुद्दा है। अगर आप हाईवे पे खड़खड़ा लेके जाएंगे तो ये तो गलती आपकी है ना भाई। आप अगर हाईवे पे खड़खड़ा लेके जाएंगे, ये कह रहे हाईवे जनता के लिए, तो किसके लिए? अगर आप खड़खड़ा लेके जाएंगे तो गलती है ना। अरे सर आप ऐसे बोल रहे हैं, हम एप्पल का फोन लेके 5G लेके बैलगाड़ी पकड़ लेंगे वहाँ से ना, बग्गा इक्का पकड़ के जाए हम कल। ये तो बात अलग हो गई ना। और आप ही बोले, अब हम जो कह रहे हैं आप सुनिए, किसी भी गवर्नर आप खड़खड़ा लेके जाएंगे तो हाईवे में दिक्कत है ना, आप गाड़ी लेके जाइए। 2 बड़े मुद्दे हैं जिस पे बात अभी, एक जो है कानपुर में, अब मेरी बात आपकी बात नहीं डाली जाएगी ना, जो आप कह रहे हो गलत बोल रहे हैं आप। नहीं, हाईवे पे जाके आप भाई वो कह रहे हो सही कह रहे हैं। चौराहा बढ़ गया तो इसकी पहचान हो गई है ना। एक पहले हलीम कॉलेज चौराहा था, अब एक आदमी पहचानता भैया वहाँ पे लाइट जल रही होगी, ठीक है। लेकिन एक जो मुद्दे की बात है, वो 2 बातें यहाँ पे हैं। एक तो जैसे हमारे 110 पार्षद कानपुर से जीते हैं, और अभी पिछले मार्च से पहले हमारे कानपुर के काफ़ी लोग परेशान रहे हाउस टैक्स को लेके, और काफ़ी लोग हैं भवन सीज कर दिएगा। भैया बहुत जरूर है मोदी सरकार को, तो ये समझ लीजिए कि मुसलमानों की सहायता करेंगे तब कहीं उनको वोट दिया जाएगा। सहायता करेंगे, नहीं देना चाहते, करना चाहते, वो नहीं करना चाहते हैं, और बल्कि उल्टी बात करते हैं। वो उल्टी बात करके, जी कैसे उल्टी बात करते हैं? भारतीय करते हैं कि मतलब कि वो जब जात पात में लेकर चलने लगते हैं। जहाँ मुसलमानी बात हुई, जात पात में, हर चीज में। ये बताइए कि मुसलमानों को दिक्कत क्या है? आप ये बताइए कि मुसलमानों को दिक्कत क्या है? एक सवाल है भाई, इनसे ये आप एक सेकंड आप सर्वे उठा के देखिए। मैं बता रहा हूँ जितना 10 साल में, सुनिए एक सेकंड, पहले बुलडोजर चलता है। जरा भी कुछ होता है कि मुसलमानों पर पहले बुलडोजर चलता है। चले कितना अपराधी है बीजेपी सरकार में, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं है। पहलवान जो महिला पहलवानों के साथ दुष्कर्म करने वाला मंत्री, उसके घर में क्यों नहीं बुलडोजर चला? उसके लड़के को क्यों फिर से टिकट दे दिया गया? उसके ऊपर कोर्ट ने आरोप भी तय कर दिया है। किसकी बात कर रहे हैं? ये जो पहलवानों का जो मंत्री था ब्रजभूषण सिंह, जो मंत्री था, उसने जो है भाई साहब महिलाओं के साथ जो बाहर, आप कह रहे हैं उनके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चला? बताइए भैया। देखिए बिल्डोजर की आप जो बात कर रहे हैं, पहली चीज तो ये संविधान से कहीं आता नहीं है। बिल्डोजर सख्त गलत है। तो ये एक सेकंड मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात तो सुनेंगे। आप मेरे संविधान, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। तो इस सरकार ने, मेरी बात सुनिए, इस सरकार ने संविधान को ताक पे रख दिया है, ठीक है। ये संविधान की आलोचना, एक सेकंड, ये संविधान
कि नहीं मानना है। आप मेरी बात सुनिए, ये संविधान को बिल्कुल नहीं मानना है। अब आप जो मुस्लिम की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिएगा, पूरी हो जाए फिर आप बोलिएगा। जो आप मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आप सर्वे उठा के देखिए 2014 के बाद से 24 तक 80% मुस्लिम शिक्षित हो गया है। किसके कारण हुआ? अगर एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक सेकंड भाजपा का हाथ नहीं है। मेरी बात सुनिए, एक सेकंड मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैंने क्या कहा? मैं आपकी बात सुनूंगा। एक सेकंड, मैं भी उसने अपने बच्चों को पढ़ाया। उससे पहले हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे। मेरी बात सुनिए, आपके क्या बच्चे हैं? एक मिनट, मैं आपकी पूरी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं आप पीछे भी चल रहा है कुछ अलग से, उधर अलग से चला गया। मैं आपकी पूरी बात का जवाब दे रहा हूँ। अरे अंकल जी बहुत बढ़िया गुस्सा है, आप मजा आ गया गुस्सा देख के आपका। मैं आपको पूरी आपका भी गुस्सा देख के मजा आ गया मुझे। गुस्सा कुछ नहीं है, ये भी हमारे भाई है, मैं भी मुस्लिम हूँ। अरे भाई अंकल जी आगे करो। अरे अंकल जी मेरे फेवरेट है। ये जरूरी है गवर्नमेंट भाई अंकल जी आप एक सेकंड बनाया है भाजपा ने, कितने एम्स बनाया? अरे मेरी बात सुनो भाई साहब, भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ। और किसकी बात कर रहे मेरी हो? बात सुनिए, मेरी बात मेरी बात नहीं कंप्लीट होने दे रहे। उसको 10% आबादी हटानी पड़ेगी। आप बैसाखी लगा के बंद करो भाई, बंद करो। आप ललन टॉप देख रहे थे। आपने मेरी कंप्लीट नहीं होनी। इधर से ऐसे लोगों की सोच से तानाशाह होती, कोई भी गवर्नमेंट तानाशाह से होती है। क्या नाम है आपका? नहीं हो जाती है। नाम क्या है आपका? जब तक गवर्नमेंट को। अरे नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फरीद। सरकार तानाशाह हो रही है, ये बोल रहे हैं आप? क्या इसलिए होती है कि हमारी जब जनता की सोच देखती है कि उसको भ्रष्टाचार अच्छा लगता है, उसको अपने नाजायज काम को आसानी से कराना अच्छा लगता है, तो गवर्नमेंट जितनी है वो तानाशाह हो जाती। और ये गवर्नमेंट इसीलिए तानाशाह हो गई कि इसने संविधान जो है, फंडामेंटल जो राइट्स हैं जनता के, उस पर ध्यान नहीं देना और अपने एक सेकंड सुनिए को जी गाड़ी कहाँ खड़ा की है? हैंडल लॉक है ना? हैंडल लॉक है ना? एक सेकंड, हैंडल लॉक है पक्का ना? चालान तो नहीं कट जाएगा ना? अब देखिए आप कितना आराम से बात कर रहे हैं। अरे आप पलट के उनको लड़ने लगे। भाजपा नहीं, क्या ये उचित है? भाजपा ने ब्रजभूषण के लड़के को चलिए आपको पक्का वाला बंद करते हैं। बाय। उसके ऊपर के आरोप माफिया माफिया हिंदुस्तान में है, सबके अपराध को आप सजा दीजिए, पर उसमें आप दो फसलें आप ये बताइए मानवर योगी जी मुख्यमंत्री बनने से पहले कितने करते थे? कौन माफिया था? और अंकल बंद कर दिया, अंकल लाइट नहीं रहा है। अरे बंद कर दो, लेकिन माफिया कौन था? उसके बाद योगी जी था। कितने मुकदमे थे योगी जी पे? मालूम थे? नहीं मालूम है? पत्रकारिता कर रहा हूँ। सरकारी स्कूल में पढ़े 12वें तक नहीं, ये भाजपा का इनकार है। क्या वही वाली बात? इतने बड़े पत्रकार मीडिया के हैं, इतने बड़े पत्रकार, इनको योगी का इतिहास नहीं मालूम। अरे रुकिए अभी गुस्से वाली बात हो रही है। आप दिमाग वाली कोई बात नहीं हो। आपको योगी का इतिहास नहीं मालूम? नहीं मालूम, बताइए क्या? कितना बड़ा गौशाले का घोटाला ये करते हैं। कौन? योगी जी जितने गौशाले चल रहे हैं, कितनी गाय मर रही हैं। क्या नाम है आपका? सरफराज सिद्दीकी एडवोकेट। सरफराज जी, योगी जी सरफराज जी बोल रहे हैं कि आप गौशाला का घोटाला करते हैं। आपके लोग जिन योगी जी बोले हैं अभी आप। तो योगी जी ने गौशाले नहीं बनवाए। मैं आ रहा हूँ। अब योगी जी की बात आ जाए, तुम छुपे कहाँ? हम खुले आम कह रहे हैं। आप ये बताइए, राकेश सचान यही कानपुर कोर्ट से
राकेश एक सचान। सेकंड पहले एक सेकंड हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल रहमान। उतना छुपे कहाँ थे पीछे? नहीं हम नहीं छुपे, हम यही सामने इनको आपके सामने देखते आए। थे। नहीं, नहीं, बोल रहे हैं। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, हम बता रहे हैं राकेश सचान यही कानपुर कोर्ट से कर रहे हो। और नहीं तो क्या लड़ाएंगे? लड़ा के थोड़ी जाएंगे हम। हाँ नहीं लड़ा आप योगी जी को दिखा रहे थे ना, तो आप मुझको दिखाइए। नहीं नहीं, आप योगी जी को दिखा रहे थे, मुझे दिखाइए। राकेश सचान कानपुर कोर्ट से फाइल लेके भाग जाता है, उसके अगले दिन जमानत हो जाती है। सोलंकी आज तक जेल में कोई भी उसके ऊपर अपराध साबित नहीं हुआ है। इरफान सोलंकी की बात इरफान सोलंकी, मैं उसकी कोर्ट में खुद जाता हूँ, मैं वकील हूँ, मैं खुद जाता हूँ। जो FIR दी गई है झूठी, जो भी उसके ऊपर पुख्ता सबूत लगाए गए सब झूठे, कोई साक्ष्य नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद भी उसको जमानत नहीं दी जा रही। राकेश सचान जो दोषी है कोर्ट से फाइल लेके भागता है। पहले तो 7 CLA लगनी चाहिए, नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि अगले दिन भाजपा में शामिल होना है। भाजपा में वो मशीन है, बस जाइए आप साफ होके चले आइए। क्यों नहीं हुई? योगी जी देंगे जवाब? आप दिखा रहे थे ना, योगी जी कह रहे हैं, आप हमसे पूछे योगी जी जवाब देंगे? बताइए योगी जिसका भी जवाब दीजिए। बिल्कुल देना पड़ेगा। वकील साहब बता रहे हैं कि राकेश सचान पे सवाल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल दीजिए योगी जी। बिल्कुल राकेश सचान पे दे। क्यों उसकी जमानत क्यों हो गई? वो दोषी है। चलिए, और किसी को कोई इल्जाम लगाना है? चलो बाइक वाले भैया चले गए ना। कुल मिलाकर भाजपा मशीन है साफ करने की। चलिए, आप लल्लन टॉप देख रहे थे, हमारी यात्रा जारी रहेगी। परिवर्तन की